वेलकम अगेन। कमेंट में बताना सब लोग कि क्या पिछला लेक्चर समझ में आया था। थोड़े से टफ कॉन्सेप्ट्स थे तुम लोग के हिसाब से, उतना मुश्किल नहीं था। तुम लोग अगर ध्यान से पढ़े होगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। पिंड कमेंट में एक क्वेश्चन दिए थे, कमेंट में बताना आज कि कितने लोगों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हमारा लेक्चर 8 है। कल जो लिमिटेशन छूट गया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, आज उसको कवर करेंगे। लिमिटेशन के बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये पहला लिमिटेशन है। लिमिटेशन वर्ड का मतलब होता है कि जैसे ये लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस लॉ की लिमिट क्या है, मतलब किस लिमिट तक ये लॉ फॉलो होगा, उसके बाद फॉलो नहीं होगा। आई बस समझ में। सेंटेंस लिखा है द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग आइसोटोप्स ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स गिव डिफरेंट मास रेशियोज ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब अगर हम आइसोटोप यूज करके कोई कंपाउंड बनाए, ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें इसको, कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 12 का अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 12 CO2। और अगर हम 14 कार्बन 14 का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो हमको मिलेगा 14 CO2। आई बस समझ में। अब देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि दुनिया में कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आओ, किसी भी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आओ, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, बट अगर हम आइसोटोप इस्तेमाल कर लेते हैं कार्बन का, और कार्बन के आइसोटोप से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो दोनों में, इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड में, इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स नहीं होगा। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, इसमें कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 दूना 32। ठीक है, इसमें कार्बन का मास है 14 और ऑक्सीजन का मास है 32। ठीक है, यहाँ पे रेशियो अलग हो जाता है, यहाँ पे रेशियो अलग हो जाता है, यहीं पे लॉ फेल हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो हमको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक 1H1 होता है जिसको प्रोटियम कहा जाता है, एक 1H2 होता है और एक 1H3 होता है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। ठीक है, इसका मास कितना होगा 1, इसका मास होगा 2, इसका मास होगा 3। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16। हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अगर वाटर बनाता है, ठीक है, तो इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा 18। ठीक, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का मास होगा 16, यहाँ से आएगा 18। आई बस समझ में। ये जो 1 लिखा है ये इस प्रोटियम का मास है। ठीक, ये भी क्या करेगा, वाटर बनाएगा, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास कितना है 2 है ये। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना है 16। ठीक, यहाँ पे मास कितना आएगा 16 4 20। आई बस समझ में। यहाँ पे देखो इसका मास है 3, ये भी वाटर बनाएगा अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो, बट यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन कितना है 2, एक हाइड्रोजन का मास कितना है 3, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16, 3 2 जार 6, 16 6 22, 18 20 22। आई बस समझ में। यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा पहले वाले में, ठीक है, यहाँ पे रेशियो होगा 2:16। आई बस समझ में। 2:16 कैसे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 2 होता है, तो हाइड्रोजन का मास होगा 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास कितना है 2, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा 4, तो 4:16 होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास कितना है 3 और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल हाइड्रोजन है 2, तो हो जाएगा 6:16। ठीक है, 3 जगह से वाटर पाए हम, बट तीनों जगह दोनों का मास रेशियो अलग अलग है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लॉ फेल होता है। अगला लिमिटेशन है, सेंटेंस पढ़ देते हैं पहले। अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन द एलिमेंट्स कंबाइनिंग इन द सेम रेशियो ऑफ देयर मासेस गिव डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है,
इसका मतलब समझाते हैं पहले हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझा देते हैं, एक्चुअल में क्या कहता है वो और ये क्या कह रहा है, ठीक है? डिफरेंस बता देते हैं दोनों में। कल हम बताए थे कि CO2 अगर हमको 3 अलग-अलग जगह से मिल रहा है, ठीक है? तो इस वाले CO2 में, इस वाले CO2 में, इस वाले CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या होगा? हमेशा सेम होगा, 3:8 होगा, ठीक है? ये बताता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है? ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ठीक है? अलग-अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में अगर एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, ठीक? तो उनके मास का रेशियो सेम होते हुए भी अलग-अलग कंपाउंड बना सकता है, ठीक है? नहीं समझ में आया होगा? एग्ज़ाम्पल से इसको समझाते हैं। जैसे मान लो इथेनॉल है, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला होता है C2H5OH और दूसरा है हमारे पास डाइमेथिल ईथर, ठीक है? डाइमेथिल ईथर का फ़ॉर्मूला क्या होगा? इसका फ़ॉर्मूला होगा CH3OCH3, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है? मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ठीक है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आई बात समझ में? लेकिन इथेनॉल अलग रिएक्शन से बनता है और डाइमेथिल ईथर अलग रिएक्शन से बनता है। आ रही बात समझ में? इसका मास रेशियो कितना होगा? 2 कार्बन है तो 24 होगा, 6 हाइड्रोजन है तो 6 होगा, 1 ऑक्सीजन है तो 16 होगा। यहाँ पे मास रेशियो यही होगा। देखो 2 अलग-अलग कंपाउंड है, 2 अलग-अलग रिएक्शन से बने हैं, बट दोनों का मास रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है? तो ये भी क्या करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वायलेट करता है, ठीक है? उसको फॉलो नहीं करता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन से अगर 2 कंपाउंड बने हैं, तो उनके मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक? 2 अलग-अलग एक्सपेरिमेंट से 2 कंपाउंड बन रहे हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो सेम है, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग-अलग हैं। आई बात समझ में? अगला लिमिटेशन है दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है? मतलब जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, उन पे भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं होता है। इसका एग्ज़ाम्पल होगा टाइटेनियम हाइड्राइड H1.5 से 1.8, ठीक है? इनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है या फिर इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड पे मेरा एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लेना। इन कंपाउंड्स के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। मतलब वो है इसका कि इस टाइप के कंपाउंड्स में दोनों एलिमेंट्स के बीच का रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोजन की रेंज है, मतलब हाइड्रोजन 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, ठीक है? तो किसके साथ रेशियो निकालें? हमको अलग-अलग रेशियो मिलेगा, ठीक है? इसका मतलब ऐसे टाइप के कंपाउंड्स में कभी भी दोनों एलिमेंट्स के बीच का रेशियो फिक्स नहीं होता है, ठीक है? अगर रेशियो फिक्स नहीं हुआ तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे भी फॉलो नहीं होगा। आई बात समझ में? कल ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। मुझे एक बात सोचकर डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेक्चर सीरियसली देख रहा है कुछ बच्चों को छोड़ के। कुछ बच्चों क्या 1-2 बच्चों को छोड़ के, क्योंकि जब भी कोई लेक्चर या फिर कोई पढ़ाई कर रहा होता है, तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि उसको सब कुछ समझ में आ जाए। डाउट हमेशा उसके दिमाग में कोई न कोई होता ही है, ठीक है? कोई एक भी डाउट नहीं पूछ रहा है, पता नहीं तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो बहुत बार बोले हैं हम ये कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसको समझा देंगे हम। कमेंट में ही समझा देंगे या फिर अगली वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। लेकिन अभी तक पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन एक भी बच्चे का डाउट नहीं आया अभी तक। तो ऐसा ना करो, थोड़ा सीरियसली पढ़ो। बेशक ये सेटअप मेरा उतना अच्छा नहीं है बट हम पढ़ाते एकदम सीरियसली हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम खाली ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, 4 अक्षर लिख के कुछ भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सिलेक्टिव और बहुत सिस्टमैटिक सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो पढ़ो, डाउट आए तो उसको पूछो, क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है? ये सवाल कल होमवर्क में दिए थे,
ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखना कि कितने लोग इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन है 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज टेकन। ठीक है, मतलब एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक, AgNO3। इस सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डुबा के रखा गया, डिसॉल्व करके रखा गया है। 1.7 ग्राम है AgNO3 और 100 ग्राम है वाटर, ठीक ना। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास, जिसमें दूसरा कंटेनर है, इसमें NaCl को रखा गया है पानी में डुबा के, डिसॉल्व करके, ठीक है। NaCl कितना है इसमें, 0.585 है, और वाटर कितना है, वाटर इसमें भी 100 ग्राम है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक, इसमें से पूरा सोल्यूशन निकाल के इसमें डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब दोनों का केमिकल रिएक्शन होगा, AgNO3 का और NaCl का केमिकल रिएक्शन होगा। आई बात समझ में। वाटर कितना हो जाएगा, ध्यान रखना, वाटर यहाँ पे 100 ग्राम है और यहाँ पे भी 100 ग्राम है, तो टोटल सॉल्यूशन में जो वाटर होगा 200 ग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो रिएक्शन क्या बनेगा, रिएक्शन बनेगा AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट हमारा। अब अगर इन दोनों को मिक्स किए हैं तो रिएक्टेंट में वाटर कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे, रिएक्टेंट में वाटर हो जाएगा 200 ग्राम। वाटर को लिखते नहीं है बट अंडरस्टूड है कि वाटर है। आई बात समझ में। अब अगर इन दोनों का रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना, ठीक है। बनेगा क्या, ये सिल्वर और ये Cl मिलके क्या बनाएंगे, AgCl का प्रेसिपिटेट, ठीक है, और क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस पे लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। AgNO3 का वेट कितना है, ये दिया है 1.7 ग्राम, ठीक है। NaCl का वेट कितना है, ये है 0.585 ग्राम, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर हम इसको इसको मिक्स किए तो वाटर भी 200 ग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन से हमको मिला AgCl। क्वेश्चन में AgCl का वेट दिया है 1.435 ग्राम, ठीक है, और NaNO3 दिया है 0.85 ग्राम, ठीक है। अब ध्यान दो, ये दोनों रिएक्शन करके AgCl और NaNO3 बनाए तो वाटर अभी भी कंटेनर में है, ठीक है। तो ये 200 ग्राम हम इधर भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दिए तो रिएक्शन खाली करेंगे AgNO3 और NaCl, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन करके AgCl और NaNO3 बनाएंगे, वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना रिएक्टेंट में वाटर था उतना ही प्रोडक्ट में भी वाटर है। आई बात समझ में, कैंसिल आउट हो जा रहा है बट लिखना पड़ेगा उसको, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, ये चेक करना है कि क्या दोनों तरफ मास बराबर आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का सम कर देना, अगर हम दोनों तरफ सम करेंगे तो आंसर आएगा 202.285, ठीक है। इधर भी 202.285 ग्राम ही आता है, ठीक है। दोनों तरफ सेम मास आने का मतलब हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। अब एक सवाल कर लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे, ठीक है। इतना बड़ा सवाल लिखा है, लेकिन एक्चुअल में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सिर्फ कंपाउंड पे बात करता है, ना कि रिएक्शन पे, ठीक है। रिएक्शन चाहे जो भी हो, हमको जो कंपाउंड मिला है उस उसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो होना चाहिए, बस इतना सा मतलब है, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर वायर वाज अलाउड टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। कॉपर वायर मतलब कॉपर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से हो रहा है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ड्राइड, तो जो सॉल्यूशन मिला कॉपर और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से जो सॉल्यूशन मिला उसको सुखाया गया, ठीक है। सब बकवास बात है, हमको इससे सबसे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। सुखाओ जलाओ कुछ भी करो, हमसे उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है फाइनल प्रोडक्ट से। आई बात समझ में। एंड इग्नाइटेड, सुखाने के बाद उसको जलाया गया, ठीक है। एंड 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जलाने के बाद हमको 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड, मतलब इतना कॉपर हमको मिला, कॉपर ऑक्साइड हमको मिला, ठीक है। हमको बस इतने से मतलब है। कॉपर ऑक्साइड कितना मिला, ये है 1.35 ग्राम, ठीक है। कॉपर कितना था, 1.08 ग्राम, 1.08 ग्राम, ठीक है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। आई बात समझ में। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट है
2.3 ग्राम ऑफ कॉपर पहले हटा देते हैं, ठीक है, जगह कम पड़ रही है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कहा जा रहा है 2.3 ग्राम ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर कितना है 2.3 ग्राम वॉज हीटेड, इसको कॉपर को हीट किया गया। हीट किया गया कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट किया गया, यील्डिंग 1.84 ग्राम ऑफ कॉपर। एक मिनट, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड होना चाहिए, नहीं यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, मतलब 2.3 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इतने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट किया गया, ठीक है। ठीक, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा कॉपर और साथ में H2O मिलेगा, यही मिलेगा। हमको कॉपर ऑक्साइड से मतलब है और Cu से मतलब, कॉपर से मतलब है, हमको रिएक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है, रिएक्शन चाहे जैसी भी हो, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है? हमको 1.84 ग्राम कॉपर मिला, 1.84 ग्राम, ठीक है। उसके बाद बताना है कि क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, नहीं फॉलो करता है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, देखो करते क्या है। कल भी इस टाइप का सवाल बताए थे, मतलब कुछ कुछ ऐसे ही था, मेथड सबका सेम ही रहता है। दो मेथड बताए थे ना हम, तो फर्स्ट मेथड क्या होगा, अगर हम मास परसेंटेज निकाल लें, ठीक है, किसका? कॉपर का, मास परसेंटेज ऑफ कॉपर, ठीक है, इससे हमको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है बस में। अब मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये है पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर का जितना वेट है 1.08 अपॉन टोटल वेट 1.35, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक। ये जो वैल्यू निकल के आए, दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी हम सेम चीज करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालेंगे। यहाँ पे कॉपर कितना है 1.84 ग्राम डिवाइड बाई टोटल मास कितना है 2.3 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर दोनों जगह मास परसेंटेज ऑफ कॉपर सेम आता है, इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना आता है 1.08 डिवाइडेड बाई 1.35, ये है 0.8 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का डिवीजन 0.8 आ रहा है, 0.8 इंटू 100 ये आ जाएगा 80%, ठीक है। इसको दूसरे वाले सॉल्व करते हैं, 1.84 डिवाइडेड बाई 2.3, ये भी एग्जैक्ट 0.8 आ रहा है, ठीक है, 0.8 इंटू 100 ये भी आएगा 80%, ठीक है। दोनों में मास परसेंटेज ऑफ कॉपर सेम आ रहा है, इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या बताए थे हम कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो, इसमें कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो निकालें और इसमें भी कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो निकालें। अगर दोनों में कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो सेम आ रहा है तो इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब हमको ऑक्सीजन तो पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे हम ऑक्सीजन? देखो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। हमको कॉपर का मास पता है, तो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर घटा दें, हमको ऑक्सीजन पता चल जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर घटा दें हम, कॉपर ऑक्साइड है 2.3 माइनस 1.84, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ये वाला, ठीक है। इस वाले में अगर हम मास ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो मास ऑफ क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर। कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है 1.35 माइनस मास ऑफ कॉपर है 1.08, ये बस समझ में। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास निकालते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास निकालते हैं, ठीक है। इसको सेपरेट करो भाई, कितना आएगा, फर्स्ट वाला 2.3 माइनस 1.84, ये आएगा 0.46, इसको सेपरेट करते हैं कितना आता है 1.35
माइनस 1.08 या था 0.27। अब क्या करना है, हमको ऑक्सीजन का मास पता चल गया और कॉपर का मास तो हमको पता ही है। अब हम क्या करें, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, कॉपर कितना है 1.84, ऑक्सीजन कितना है 0.46। ठीक है, इसको सॉल्व करके रेशियो निकालते हैं। 1.84 डिवाइडेड बाई 0.46, ये आ रहा है 4। ठीक है, या 4:1 मान लो। अब यहाँ पे दूसरा वाला हम देखते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो। कॉपर कितना है, कॉपर है 1.08, 1.08। ऑक्सीजन कितना है 0.27, 0.27। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1.08 डिवाइडेड बाई 0.27, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली 4 आ रहा है, 4:1। ठीक ना, तो दोनों मेथड दिखा दिए, दूसरा मेथड था। ठीक है, जो अच्छा लगे आपको उसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। थर्ड लॉ है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसको दिए थे डाल्टन 1803 में। ठीक है, ये भी वही सेम बकैती किए थे जो बाकी दो साइंटिस्ट करके गए हैं। ठीक है, इनको भी अपना नाम रोशन करना था, तो ये भी कुछ बोल के गए। ठीक, देखो पढ़ लेते हैं क्या बोले थे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, सेंटेंस तो एकदम नहीं समझ में आएगा, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, जब तक इसका एग्जांपल नहीं देखोगे। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन डिफरेंट masses ऑफ वन एलिमेंट which combine with the fixed mass of second element bear a simple whole number ratio। ठीक है, इतना कंफ्यूजिंग होता है ये सब। ठीक, बट इसको थोड़ा आसान बनाते हैं तुम लोग के लिए। देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सेंटेंस के एक एक वर्ड को डिफाइन करते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक है, दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक, और उनको कंबाइन करते हैं, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है ना, अब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। इनके कॉम्बिनेशन से दो से ज्यादा कंपाउंड बनना चाहिए, फिर दो बनना चाहिए। ठीक है, हम दो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन से हम बनाए सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देन द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट। ठीक है, अब इनमें से दोनों का मास, दोनों में किसका मास डिफरेंट है। देखो यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12, यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12, यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना 16, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 32। देन द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन वन एलिमेंट का मतलब ऑक्सीजन जिसका मास डिफरेंट है। ठीक, विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, ऑक्सीजन कार्बन के फिक्स मास से कंबाइन हो रहा है। आई बात समझ में, मतलब जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट है वो किसी फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है। फिर से सुनो, जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट है, जैसे 16 और 32 डिफरेंट है, मतलब ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, ऑक्सीजन किसी फिक्स्ड मास वाले दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है, मतलब कार्बन से कंबाइन हो रहा है, और कार्बन का मास क्या है, फिक्स है। ठीक है ना, बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन लगा दें, ठीक है, देन द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। आई बात समझ में, मतलब जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट है, ठीक है, उन दोनों के रेशियो में सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, मतलब उन दोनों का रेशियो एक सिंपल होल नंबर होगा। ठीक है, तो 16 रेशियो 32, ये ऑब्वियसली होल नंबर होगा। ठीक है, 16 टू जा 32, 1:2। यही बात सिंपल सा डाल्टन बता के गए थे। ठीक है, आई बात समझ में, नहीं समझ में आया होगा तभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे समझने का ट्राई करना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, करना क्या है, दोनों एलिमेंट का इस्तेमाल करके हमको दो या फिर दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पहला कंपाउंड बना H2O और दूसरा बना H2O2। ठीक है, अब देखो दोनों का मास, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो दो हाइड्रोजन का मास 2 होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2। ठीक है, दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास फिक्स है। ठीक, इस हाइड्रोजन के फिक्स मास से ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा पहले वाले में 16, यहाँ पे मास कितना होगा 32। ठीक है, तो जो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है,
ठीक है? मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है। ऑक्सीजन का मास फिक्स नहीं है, बट हाइड्रोजन का मास फिक्स है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है। ठीक है? तो जो कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड मास से मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में दोनों जगह ऑक्सीजन में जो रेशियो होगा, उनके मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा। आ रही बात समझ में? मतलब इसमें और इसमें सिंपल होल नंबर होगा 1:2। ठीक है? इतनी सिंपल सी बात है। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया है, तो चलो तीसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है? मान लो हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। पहला ऑक्साइड है N2O, दूसरा ऑक्साइड है NO, तीसरा ऑक्साइड है N2O3, चौथा ऑक्साइड है NO2 और पाँचवाँ है N2O5। ठीक है? ये 5 के 5 ऑक्साइड किससे मिलके बन रहे हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। मतलब 2 एलिमेंट मिलके 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है? हमको क्या करना है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का मास। ठीक है? मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है? या फिर ऐसे रहने दो, अजीब हो जाएगा Mn। यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना है? एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है 14, यहाँ पे 28, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 28। आई बात समझ में? अब हमको देखना है कि पाँचों में ऑक्सीजन का मास कितना है। एक ऑक्सीजन है तो 16 होगा, यहाँ पे भी 16 होगा, 3 ऑक्सीजन है तो 48 होगा, 2 ऑक्सीजन है तो 32 होगा, 5 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 80 होगा। ठीक है? कंडीशन क्या है कि किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए। ठीक है? क्या इसमें नाइट्रोजन का मास फिक्स है पाँचों में? नहीं फिक्स है। क्या इसमें ऑक्सीजन का मास फिक्स है पाँचों में? नहीं फिक्स है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हम किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करते हैं, चाहे नाइट्रोजन का फिक्स करें, चाहे ऑक्सीजन का फिक्स करें। जिसको फिक्स करना आसान होता है, उसका मास हम फिक्स कर देते हैं। ध्यान समझ लो, ठीक है? चाहे किसी का भी मास फिक्स करें हम, ठीक है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे नाइट्रोजन का करें, चाहे ऑक्सीजन का करें। किसका मास फिक्स करना आसान है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन का मास फिक्स करना आसान लग रहा है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो वो बनेगा क्या? ये वाला, ये 28 होगा, ये भी हो जाएगा 28, ये 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमको यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे किए हैं 32, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 80। ठीक है? अब क्या कहा जा रहा है कि जो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्शन कर रहा है, जो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से रिएक्शन कर रहा है, तो उसमें होल नंबर रेशियो होगा, उसके मास में होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है? अब देखो साफ-साफ दिख रहा है, 16 2 जार 32, 16 3 जार 48, 16 4 जार 64, 16 5 जार 80। ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे होल नंबर रेशियो है 1:2 रेशियो 3:4 रेशियो 5। आई बात समझ में? ठीक है? कोशिश करना समझने की, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है? कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर कंटेन 5.93% एंड 11.2% ऑफ हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली, सो दैट द डेटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है ना? देखो करना क्या है इसमें, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है? दूसरा हमारे पास है वाटर, ठीक है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना बता रहा है? 5.93। इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज है 5.93 परसेंटेज, ठीक है? परसेंट। वाटर में हाइड्रोजन का परसेंट है 11.2%, ठीक ना? अब हम देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन कितना है, ठीक है? अब देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 चीज़ों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज पता है, 100 में से घटा के हम बाकी ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5.93, ठीक है? ये कितना आएगा? ये निकल के आता है 94.07 परसेंटेज, ठीक है? परसेंट। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का परसेंट कितना आएगा? इसको भी 100 में से घटा के निकाल लेंगे, 100 माइनस 11.2,
ठीक है? ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आता है 88.80%। आई बात समझ में? अब मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए किसी एक का मास फिक्स होना चाहिए, ठीक है? तो जिसका मास फिक्स होगा उसको छोड़ के बाकी जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, चाहे हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लें, चाहे ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लें, ठीक है? किसका मास फिक्स करना आसान है, ठीक है? किसी भी का भी मास फिक्स कर सकते हैं, बट जिसका आसान रहता है हम उसी का फिक्स करते हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं इसको फिक्स कैसे करेंगे। पहले वाले केस में 5.93% हाइड्रोजन 94.07% ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है? मतलब हुआ 5.93% ऑफ हाइड्रोजन reacts with 94.07% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो इसका 1% कितने से रिएक्शन करेगा? 1% ऑफ हाइड्रोजन reacts with 94.07 divided by 5.93% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? हम क्या किए, पहले वाले केस में हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिए 1% या फिर हाइड्रोजन का परसेंटेज फिक्स कर दिए 1%, ठीक है? सेम काम हम दूसरे वाले में भी करते हैं, ठीक है? क्या करेंगे? दूसरे वाले केस में 11.2% ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 11.2% ऑक्सीजन के 88.80% से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है? 88.80% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? अब क्या करना है हमको, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का मास फिक्स करना है, तो क्या करें, 1% ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 88.80 डिवाइडेड बाई 11.2% ऑफ ऑक्सीजन। आई बात समझ में? अब देखो हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया, यहाँ पे भी 1% हो गया, यहाँ पे भी 1% हो गया। अब क्या करना है, जो ऑक्सीजन का मास निकला, इस ऑक्सीजन के परसेंटेज में या फिर मास में हमको रेशियो निकालना है, मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो निकाल के हमको दोनों को डिवाइड कर देंगे। हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का रेशियो मिलेगा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद जो यहाँ पे नंबर आएगा और यहाँ पे जो नंबर आएगा दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है? तो सॉल्व करो या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर दो, ये डिवाइड बाई ये, ठीक है? इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, 94.07 डिवाइड बाई 5.93, 88.80 डिवाइड बाई 11.2। ये जो आंसर आना चाहिए इसका सिंपल होल नंबर आना चाहिए, ठीक है? ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 94.07 इंटू 11.2 डिवाइड बाई 88.8 इंटू 5.93, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 94.07 मल्टीप्लाइड बाई 11.2, ठीक है? ऊपर आएगा 1044.177 डिवाइड बाई 88.8 मल्टीप्लाइड बाई 5.93, नीचे आएगा 526.584, ठीक है? अब इसको डिवाइड करो, 1044.177 डिवाइडेड बाई 526.584, ठीक है? ये एक्चुअल आया है एकदम एग्जैक्ट 1.98, ठीक है? मतलब लगभग लगभग 2 के बराबर आया है, ठीक है? इतना राउंड ऑफ करके चल लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब रेशियो क्या निकला, रेशियो निकला 2:1, ठीक है? इसको अलग-अलग सॉल्व करेंगे तब भी 2:1 ही आएगा। सही बात समझ में? ठीक है? मेरे ख्याल से मेथड समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? ट्राई करना। शादी का सीज़न शुरू हो गया है, तो अगर किसी के यहाँ कोई बढ़िया-सा फंक्शन होगा, जिसमें अच्छा-अच्छा खाना बनेगा, तो कमेंट सेक्शन में हमको न्योता दे देना, इनवाइट कर देना, ठीक है? हमको खाने का बहुत शौक है। आई बात समझ में? कोई भी इन्विटेशन मिस नहीं होना चाहिए,
इनवाइट ज़रूर करना हमको, ठीक है? तो चलो पढ़ते हैं अगला, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। ठीक, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन को रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। इसको बताए थे जेरेमिया रिचर 1792 में। अच्छा, ये तुम लोग टाइम देख रहे हो ना? ये सारी की सारी खोज 1700 के आसपास से स्टार्ट हुई है। आई बात समझ में? एक चीज़ बता दूँ तुम लोग को, सबसे पहले वास्को डी गामा 1598 में इंडिया आया था, ठीक है? अब ऐसा नहीं था कि 1598 से पहले इंडिया से किसी दूसरी कंट्री का ट्रेड नहीं होता था। ट्रेड होता था, ठीक है? बट वो सी रूट से नहीं होता था, वो लैंड रूट से होता था, ठीक है? तो लैंड रूट जब बंद हो गया, क्यों बंद हो गया था वो अलग टॉपिक है, ठीक है? देखेंगे कभी उसके बारे में। तो सी रूट के थ्रू वास्को डी गामा इंडिया आया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे पूरा 100 साल लग गया ब्रिटिशर्स को इंडिया में अपने व्यापार को बढ़ाने में, अपने ट्रेड को बढ़ाने में, ठीक है? तो ये लगभग 1600 की बात है, तब तक आ गया लगभग 1700, ठीक है? व्यापार बढ़ा, तो इन लोगों को खाने के लिए मिलने लगा, ठीक है? खाना मिलने लगा। अब इंसान का अगर पेट भरा हो, ठीक है? तो उसके दिमाग में खुराफात तो आएगी ही, ठीक है? अब इनके दिमाग में खुराफात आई, तब ये ऐसा रूल दिए, ठीक है? अब खाली दिमाग करेगा क्या? कुछ ना कुछ तो करेगा ना, पेट तो भरा था, खाने के लिए स्ट्रगल तो करना नहीं था, ठीक है? खाने के लिए स्ट्रगल इंडिया में भी नहीं करना था, ठीक है? तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ? और इसका जवाब तुम लोग सोचना कि क्यों नहीं हुआ इंडिया में। ठीक, इंडिया से ज़्यादातर चीज़ें जब यूरोप की तरफ जाने लगी, तो वहाँ का पेट, वहाँ के लोगों का पेट भरने लगा, और जब इंसान का पेट भरा रहता है, तभी वो सब चीज़ें करता है, फालतू काम। फालतू काम मतलब डिस्कवरी-विस्कवरी, ठीक है? अब देखो, ये बहुत अजीब तरीके का रूल है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये जेरेमिया रिचर को पता नहीं क्या पड़ी थी। इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, ठीक है? तो ये रहा स्टेटमेंट। अब देखो, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इसको पढ़ के कुछ खास समझ में आता नहीं है, ठीक है? एक बार हम पढ़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स combine separately with the fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be same or simple multiple of the ratio in which they combine with each other, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आता है जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं लिया जाए, ठीक है? तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लो हमारे पास कार्बन है और सल्फर है, ठीक है? और ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, इस तरीके से। तो कार्बन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा CO2, और अगर सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा SO2, ठीक है? अगर कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा CS2। आई बात समझ में? तो हमको ये समझना है कि रेशियो किसका किसका निकालें। दो एलिमेंट मेन है, पहला है कार्बन और दूसरा है सल्फर। आई बात समझ में? सबसे पहले रेशियो निकालते हैं CO2 में कार्बन और सल्फर का। ध्यान समझ लो, CO2 में कार्बन और सल्फर का। पहले इसके बेस पे हम स्टेटमेंट समझा देते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स, कार्बन और सल्फर, ठीक है, दो एलिमेंट्स, कंबाइंड सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, मतलब हुआ कि दो एलिमेंट कार्बन और सल्फर किसी तीसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं, बट कंडीशन ये है कि तीसरे एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए। आई बात समझ में? अब 16U लिख लो, 16 ग्राम लिख लो, 16 लिख देते हैं सीधे सीधा, ठीक है? मतलब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन करके CO2 बना रहा है, सल्फर ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन करके S2 बना रहा है, ठीक है? उसके बाद कहा जा रहा है द रेशियो इन विच दे डू सो, ठीक है? दे मतलब ये दोनों एलिमेंट, मतलब जिस रेशियो में ये दोनों एलिमेंट ऐसा करते हैं, ठीक है? मतलब वो इसका कि यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे सल्फर, इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा, ठीक है? मतलब CO2 में और SO2 में कार्बन और सल्फर का रेशियो क्या होगा? कार्बन का मास कितना होता है? 12, सल्फर का मास कितना होता है? 32, ठीक है? यहाँ पे हम निकाल लिए CO2 और SO2 में कार्बन और सल्फर का रेशियो, ठीक? ये मान लो पहला रेशियो हो गया, ठीक है? अब हमको क्या करना है, इस कार्बन और सल्फर के कॉम्बिनेशन से जो CH2 बना है, इसमें हमको
कार्बन और सल्फर का रेशियो निकालना है। कार्बन का मास होगा कितना? 12। अब देखो यहाँ पे सल्फर कितना है? सल्फर 2 है। एक सल्फर होता है 32, 2 सल्फर होता है 64। ये आई बात समझ में? अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है? आगे लिखा है द रेशियो इन विच दे डू सो, मतलब कार्बन और सल्फर जिस रेशियो में ऐसा करते हैं, ठीक है? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बनाया, सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करके SO2 बनाया। तो जिस रेशियो में ये लोग ऐसा किए, मतलब कार्बन और सल्फर का रेशियो, ठीक है? ध्यान समझ लेना इसको, ठीक है? विल बी सेम, मतलब ये रेशियो सेम होगा इस रेशियो के, ठीक है? विल बी सेम और सिंपल मल्टीपल का मतलब अभी समझाते हैं। सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। जैसे कार्बन सल्फर आपस में कंबाइन करके CO2 बनाए, जो रेशियो निकला वो रेशियो इन दोनों के रेशियो के सेम होगा, मतलब बराबर होगा, या फिर सिंपल मल्टीपल होगा, ठीक है? सिंपल मल्टीपल अभी समझाते हैं। आ रही बात समझ में ना? मतलब ये रेशियो और ये रेशियो या तो सेम होगा या तो सिंपल मल्टीपल होगा, ठीक है? अब देखते हैं कि सेम है कि नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 3 जार 12, 4 8 जार 32, ठीक है? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 3 जार 12 और 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, ठीक है? ये आया 3/16 और ये आया 3/8, ठीक है? अब ये बताओ कि क्या 3/8 और 3/16 दोनों सेम है? नहीं सेम है। लेकिन अगर हम 3/8 में इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम कहें कि 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको ये मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यही होता है सिंपल मल्टीपल, मतलब हुआ किसी एक रेशियो में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमको दूसरा रेशियो मिल जाए, तब दोनों रेशियो एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल होते हैं। आई बात समझ में? इसमें कहा जा रहा है या तो सिंपल मल्टीपल हो सकते हैं या तो सेम हो सकते हैं, ठीक है? तो किसी दूसरे एग्जाम्पल में ये दोनों रेशियो सेम भी हो सकते हैं या फिर सिंपल मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है? अभी दूसरा एग्जाम्पल में समझाते हैं सेम होने का मतलब क्या हुआ, ठीक है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक? चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। अगर इस वाले एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया होगा तो ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे मान लो दो एलिमेंट है, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है? ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से, ठीक है? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? फिक्स होता है, ठीक? सल्फर और हाइड्रोजन अगर कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा H2S। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो ये बनाएंगे H2O, ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का मास फिक्स है। मास कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन का? यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का मास है 2, ठीक है? मतलब सल्फर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 पार्ट से रिएक्शन कर रहे हैं, या फिर 2 ग्राम से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है? अब हमको क्या करना है, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में, माने कि H2S और H2O में सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, ठीक है? तो सल्फर बाई ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16, कितना आएगा? 2:1। आई बात समझ में? अब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे SO2। अब इस SO2 में हमको सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, ठीक है? सल्फर रेशियो ऑक्सीजन इन SO2, ठीक है? क्या होगा? अब SO2 में सल्फर कितना होगा? 32। ऑक्सीजन कितना होगा? एक ऑक्सीजन होता है 16, 2 ऑक्सीजन होगा 32, यहाँ पे आएगा 1:1। आई बात समझ में? ठीक है? अब देखो ये रेशियो और ये रेशियो, क्या ये दोनों रेशियो सेम है? नहीं सेम है। क्या ये सिंपल मल्टीपल है? हाँ। अगर हम इसमें 2/1 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये रेशियो मिल जाएगा आसानी से, तो ये दोनों एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल हुए। आई बात समझ में? ठीक है, इतना आसान सा है, बट इतना कंफ्यूजिंग है ये कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तो एकदम नहीं समझ में आता है। एक तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो ये थर्ड एग्जांपल है, ये है सोडियम और ये है क्लोरीन और ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है? अगर सोडियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो बनेगा NaH, और क्लोरीन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो बनेगा HCl, ठीक है? अब देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हाइड्रोजन का मास फिक्स होना चाहिए।
2 एलिमेंट अगर तीसरे से रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का मास फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, ठीक है? तब इन दोनों में हमको सोडियम और क्लोरीन का रेशियो निकालना है, ठीक है? पहला है सोडियम रेशियो क्लोरीन इन NaH एंड HCl, ठीक है? अब सोडियम का मास कितना होता है? सोडियम का मास होता है 23। हाइड्रोजन क्लोरीन का मास कितना होता है? ये होता है 35.5, ठीक है? तो हम इसमें और इसमें सोडियम और क्लोरीन का रेशियो निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, ये दोनों कैसे कंबाइन करते हैं? ये दोनों कंबाइन करके NaCl बनाते हैं, ठीक है? अब हमको NaCl में सोडियम और क्लोरीन का रेशियो निकालना है। सोडियम रेशियो क्लोरीन इन NaCl, ये हो जाएगा सोडियम रेशियो क्लोरीन माने 23/35.5। क्या ये रेशियो और ये रेशियो सेम आ रहा है? हाँ, सेम आ रहा है, ठीक है? तो वही स्टेटमेंट लिखा है कि या तो रेशियो सेम होगा या तो रेशियो सिंपल मल्टीपल में होगा। आई बात समझ में? ठीक है? ये क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड फॉलो द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है? मतलब इन चारों में से कौन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है? कौन सा सेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, सबसे ईजी रूल है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने का कि इसमें 3 एलिमेंट होते हैं सबसे पहले। जैसे अभी हम बताए सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे थे और ये हाइड्रोजन से भी कंबाइन कर रहे थे। तो 1 सल्फर, 2 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है? यही चेक करना है हमको। सबसे पहले ये वाला देखते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है ना? 3 एलिमेंट है। तो क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है? देखते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता क्या है कि 3 एलिमेंट होने चाहिए और 2 एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करें। आई बात समझ में? देखो, हो क्या रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी कंबाइन कर रहा है, ठीक है? तो इसमें है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है? ये दोनों ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है? बट देखो ध्यान से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन कर रहे हैं तो हमको 2 एलिमेंट, 2 कंपाउंड मिल रहा है। पहला NO और दूसरा NO2। ये इससे कंबाइन कर रहा है तो H2 बना रहा है, ठीक है? बट ये इससे भी तो कंबाइन करना चाहिए। क्या इसमें NH3 है? नहीं है, ठीक है? तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आई बात समझ में? अब दूसरा चेक करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? 3 एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? सल्फर है और ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। 4 एलिमेंट है। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। इसमें भी 4 एलिमेंट है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे चेक करते हैं, इसके यहाँ लिख देते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। 3 एलिमेंट है, ठीक है? अब 3 एलिमेंट कैसे कंबाइन कर रहे हैं? सल्फर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं। ये किससे? ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके SO2 बना रहा है और ये H2O बना रहा है। तो क्या SO2 और H2 है? SO2 और H2 है, ठीक है? और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके H2S बना रहे हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा। अब ध्यान रखना, 3 एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट इसमें भी है, ठीक है? बट इस केस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है? अभी बताए थे कैसे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से सब क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स फॉलो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है? देखो, सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? 3 एलिमेंट चेक करना है। इसमें क्या 3 एलिमेंट है? नहीं है। इसमें खाली है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या इसमें 3 एलिमेंट है? देखते हैं। इसमें है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 4 एलिमेंट है, ये भी गलत हो गया। अब हम इसमें चेक करते हैं, क्या इसमें 3 एलिमेंट हैं? इसमें है कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है? अब 3 एलिमेंट तो है। तो अब चेक करते हैं कि क्या ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, जो एलिमेंट कॉमन दिखे, ठीक है, उसको नीचे रखो और जो कॉमन ना दिखे उसको ऊपर रखो, ठीक है? ये इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CO2, और ये रिएक्शन करके SO2 बनाएगा और ये रिएक्शन करके CH2 बनाएगा, ठीक है? तो मतलब ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है? अब डी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या इसमें 3 एलिमेंट है?
देखो इसमें फास्फोरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब क्या करें? देखो फास्फोरस अगर हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है? पीएच3 बना रहा है। फास्फोरस अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो बना रहा है P2O3 और P2O5। ठीक है, बट क्या H2O मिल रहा है रिएक्शन में? नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन सही हुआ ये वाला। ठीक है, इतना बेसिक सवाल है। अब ये सवाल है तुम लोग के लिए होमवर्क। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अगले लेक्चर में इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और काम है तुम लोग के लिए कि ये जो 4 लॉ अभी तक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इनके क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आई बस समझ में। 1 दिन का टाइम दे रहे हैं हम, इसके क्वेश्चंस तुम लोग करोगे चारों लॉ के। जो नहीं आएगा वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिखोगे, क्योंकि हम अगला वीडियो मात्र क्वेश्चन डिस्कशन पे बनाने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम इन चारों लॉज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे। अगली वीडियो में वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ी वैल्यू मिली हो, थोड़ा नॉलेज मिली हो, ठीक है, तो शेयर करना और उनसे कह दो कि सब्सक्राइब करो। आप लोग भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।